Good morning to all of you present in this morning session. We were discussing the chapter that was a chapter number 6. The chapter was staffing. In staffing, day after tomorrow we have discussed about the staffing, that was the staffing process. Now we will discuss the new topic of staffing, that is recruitment. We are going to discuss the topic recruitment. रिक्रूटमेंट का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है भर्ती. रिक्रूटर मीन डज नॉट मीन्स दैट यू हैव अपॉइंटेड समवेयर or you have appointed someone at any job position. It is not so. Recruitment means when to induce होता लालच देना, to induce or to attract the prospective candidates to apply in your organization for the vacant job position. Means recruitment means to induce the prospective candidates or to attract the prospective candidates to apply in your organization for vacant job position. जो जॉब पोजीशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में खाली हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एप्लीकेशन भेजें, तो ये आपका रिक्रूटमेंट है. अब आप ये कहेंगे सर ज़्यादा ज़्यादा एप्लीकेशन का करना क्या हम लोगों ने, वाई वी नीड मोर एंड मोर एप्लीकेशन. इट इज़ नीड सो that when there will be more and more application with you, there will be a wider choice. अगर आपके पास में 10 पोस्टें हैं और आपके पास में 10 ही एप्लीकेशन आ जाए तो आपके पास चॉइस नहीं है. यू हैव टू चूज ऑल, यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द पर्सन्स. if for the 10 post you get 2000 applications, then you will have a wider choice for the selection. आप उनमें से ज़्यादा, क्योंकि जितने का 2000 होंगे 10 पोस्ट के लिए, तो उसमें ज़्यादा आपके जो है पर्सपेक्टिव या हम कहें कि ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन्स आपको मिल सकते हैं और उनमें से आप उनको किसी को ले सकते हैं. तो हमारा जो रिक्रूटमेंट है इट इज़ एन बेस फंक्शन, एक प्रकार का बेस फंक्शन माना जाता है फॉर द गुड एम्प्लॉयज़. अगर हम गुड एम्प्लॉयज़ लेना चाहते हैं तो इफ़ द रिक्रूटमेंट इज सक्सेसफुल देन द चांस ऑफ गेटिंग गुड एम्प्लॉयज़ आर मोर. अगर आपका रिक्रूटमेंट ही घटिया रहा कि आपके पास एप्लीकेशन ही काफ़ी कम आई, तो फिर आपके पास चांस कम ही हैं कि आपके पास बेटर जो है कैंडिडेट आपको मिल पाएँ. अब कह रहे कि आपके जो रिक्रूटमेंट है ये कैसे की जा सकती है. तो रिक्रूटमेंट भर्ती के जो है वो दो सोर्स हैं. फर्स्ट इज द इंटरनल सोर्स, यानी हम कहें कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ये आपके दो हैं. नंबर 1 इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स. नंबर 2 एक्सटर्नल सोर्स. Internal sources are those which are only in your organization. मीन्स हम इसको ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको जो है 2 जनरल मैनेजर चाहिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो 10,000 मेंबर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं. यू रिक्वायर्स ओनली 2 जनरल मैनेजर्स. यू विल इन्फॉर्म टू इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी रिक्वायर्स 2 जनरल मैनेजर. If anybody of you interested for the post of general manager, then you can apply or you can approach to the top level management. अब यहाँ पर जो इंटरनल है ही जो है वो आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है. तो ये आपके कहलाते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट. अब इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है वो मैनेजमेंट ज़बरदस्ती भी कर सकती है. ठीक है, कि जैसे आपका प्रमोशन कर दो. ठीक है, प्रमोशन कर दो. प्रमोशन से क्या हुआ कि इफ़ यू रिक्वायर्स 2 जनरल मैनेजर, एनी 2% पिकअप एंड यू विल प्रमोट देम ऑन द पोस्ट ऑफ GM. इट मीन्स इट इज़ ए प्रमोशन. तो आपके जो है जॉब पोजीशन जो वैकेंट थी, दैट जॉब पोजीशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रमोशन. एंड सेकंड इज दैट इज ट्रांसफर.
that is transfer. Means second is transfer. If somewhere the job position is vacant and somewhere persons are etc., then you can replace one person to that area, or you can transfer one person to that area, and by this way there the job position will be filled. तो आपका यहाँ पर पहला तो इंटरनल सोर्स हो गया. इंटरनल सोर्स का मतलब ये हुआ कि आप या तो प्रमोशन कर दो और या उनकी ट्रांसफर कर दो. एक्सटर्नल सोर्स मीन्स these are beyond the organization, means you will not touch even the internal persons. You will ask for the outsiders to apply for the post. That is called as a internal source. हम आगे इसमें काफ़ी डिस्कस करेंगे. अब करें कि जो आपका इंटरनल था इसके एडवांटेजेस कौन कौन से थे. व्हाट आर द एडवांटेजेस. एडवांटेजेस of internal source. इंटरनल सोर्स के एडवांटेज कौन कौन से हैं. तो इंटरनल के एडवांटेज हैं. नंबर 1 इकोनॉमिकल. ये इकोनॉमिकल होता है मितव्ययी. मितव्ययी का ना कम खर्चा. मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू प्रमोट द योर पर्सनल्स from the existing one, it means there will be no expense. कोई खर्चा नहीं, कोई विज्ञापन नहीं किया आपने, कोई फॉर्म नहीं मंगवाए, कोई आपने उनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसका ये होगा कि आपका खर्चा कम से कम होगा. तो पहला एडवांटेज तो ये कि इट इज एन इकोनॉमिकल. तो ये आपका कम खर्चे के अंदर काम चल जाता है. दूसरा कहता है कि इट मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. इट motivate existing employees. ये जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, एग्जिस्टिंग मीन्स द पर्सन हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर मोटिवेटेड. उनको मोटिवेशन मिलता है बिकॉज दे नो व्हेन वी विल डू द गुड वर्क वी विल प्रमोटेड. If we will do here job for a long period, we will promoted slowly and slowly. It means they have an hope for the promotion. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है it motivate existing employees. Existing employees को जो ये motivate करता है. Third, less amount spent on training. Less amount on training. Less amount on training. Less amount on training. You need not to give the more training because he already know all the things about the organization. He has to give the training only regarding some of the things. It means there will be very less time for the training. तो उनको कम से कम जो है टाइम ट्रेनिंग के ऊपर देना पड़ता है. तो ये भी एक फ़ायदा है. और फोर्थ, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज. इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी. वाई? बिकॉज इफ दे विल डू गुड they will be promoted. It means they will expect for the promotion and they will try to do the good work. तो वो ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे तो उनको जो है उनकी परफॉर्मेंस भी इस प्रकार से इम्प्रूव हो जाएगी. और कहते हैं कि बाय ट्रेनिंग ट्रांसफ़र गुड ट्रेनिंग. तो नेक्स्ट आपका फिफ्थ है गुड ट्रेनिंग. गुड ट्रेनिंग बाय ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र से आपकी अच्छी ट्रेनिंग होती है. इफ़ ए पर्सन इज ट्रांसफर टू अदर पोस्ट ही विल डू दैट जॉब एंड ही विल गेट ए ट्रेनिंग. फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाके देखेंगे पर्सन इज सिटिंग ऑन द कैश वन डे, नेक्स्ट डे ही इज सिटिंग ऑन द अदर अकाउंट, थर्ड डे ही विल सिटिंग समवेयर अदर. इसका क्या हुआ कि उन लोगों को ट्रांसफ़र हम एक सीट से दूसरी सीट पे करते हैं या एक शहर से दूसरे शहर में करते हैं तो उनकी अच्छी ट्रेनिंग भी हो जाती है. एंड लास्ट इज थ्रू ट्रांसफ़र
surplus employees can be adjusted. Surplus employees can adjust by transfer. Means if there is any surplus employee, no need to retrench him, उसको नौकरी से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उसे हम दूसरी जगह कहीं ट्रांसफ़र करके हम उसको एडजस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये इसके एडवांटेजेस हैं आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। फर्स्ट आप क्या था, इकोनॉमिकल, बिकॉज देयर इज नो मच एक्सपेंस, इट मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, नेचुरली दे आर होपिंग फॉर द प्रमोशन, लेस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, उसके खर्चा कम करना पड़ता है ट्रेनिंग पे, और इम्प्रूव परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी इम्प्रूव होगी क्योंकि दे विल गेट वेटिंग फॉर द प्रमोशन। गुड ट्रेनिंग है बाय ट्रांसफ़र, उनको ट्रेनिंग से ट्रांसफ़र से अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। सरप्लस एम्प्लॉयज़ कैन एडजस्ट बाय ट्रांसफ़र, और जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं उनको हम जो है आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स के जो है डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, हम उनको अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ फ़ायदे हैं किसी चीज़ के तो उसके कुछ नुकसान भी आपके होंगे। तो उनके नुकसान कौन कौन से हैं आपके इंटरनल सोर्स के, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहला आपके पास में जो इसका लॉस है वो आपके पास नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम। नो फ्रेश टैलेंट और आइडिया विल कम। आपके पास में कोई फ्रेश टैलेंट, कोई नया टैलेंट, नया बच्चा तो आएगा नहीं। यू आर डीलिंग विद द ओल्ड पर्सनस, उसका यह है कि नो न्यू पर्सन विल कम, कोई नया आइडिया भी नहीं आएगा आपके बाहर से, आप जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और कोई नया टैलेंट भी आपके पास में नहीं आएगा। सेकंड इज लिमिटेड चॉइस। लिमिटेड चॉइस means there is a limited choice because you have limited person already employed in your organization. If you have the 1000 employees in your organization and you want 2 person as a GM, it means you will have only choice among the 1000 employees only, तो ज़्यादा आपके पास चॉइस नहीं है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र may reduce productivity. If you are transferring the employees frequently, then certainly it will reduce the productivity, क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। आप लगातार किसी एम्प्लॉय को वन प्लेस टू अदर प्लेस, अदर प्लेस टू अदर प्लेस आप उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ही विल नॉट इन पोजिशन टू सेटल हिमसेल्फ, and that will affect his productivity directly or indirectly. And next is no suitable for new organization. No suitable for new organization. Means it is not suitable for new organization. If you are going to establish a new organization, then there is a no possibility of choice, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन में पहले है ही नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, तो प्रमोशन कहाँ से करेंगे। तो ये केवल पुरानी जगह पे आपका काम है, बाकी ये नहीं होता है। तो ये आपके पास जब मैंने बताया था इंटरनल सोर्स की आपकी डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है। दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स, तो आपकी ये 4 थी। अब हम चलते हैं आपका जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हैं वो कौन से हैं, हम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मैंने अभी डिस्कस किया था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स द एम्प्लॉयज आर हायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, तो वहाँ से आप वो करते हैं, तो वो एक्सटर्नल सोर्स कहलाता है। तो इसके एडवांटेज कौन कौन से होंगे,
तो आपके एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? तो आपका सबसे पहला एडवांटेज जो उसका डिसएडवांटेज था, इसका एडवांटेज है, फर्स्ट आपके पास में है फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट means in this system fresh talent will be available. In internal source the fresh talent was not available. Here the fresh talent is available because you are hiring the professional outside the business. Therefore there will be a lot of many new fresh talent and lot of new idea will come to you. Next is wider choice. It was also the demerit of the internal. Wider choice. Wider choice means in external source of recruitment there is a wider choice that you can choose among many, but in internal source only few employees were available with you and you have to promote or transfer any one of them. पर यहाँ पर तो आपके काफ़ी ज़्यादा वो चॉइस है. थर्ड इज आपके पास में है क्वालिफाइड पर्सनल्स. Qualified personnel. Qualified personnel. It means you can take the qualified personnel also from the market. आपके पास में अगर if you are going to establish a new department and you are going to promote from the existing one employees in the new department, then it is not possible that they will be qualified according to the new department requirement. अब हो सकता है कि यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इन द प्रीवियस एम्प्लॉयज़ देयर इज़ नो पर्सन हु नो द अबाउट द कंप्यूटर, तो यहाँ पर जो है ये आपके क्वालिफाइड पर्सनल्स आप ले सकते हैं. फोर्थ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज. लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज means there will be a latest technological knowledge because you are going to hire the new persons and what type of the technological person you require you can hire easily. And last is competitive spirit. Competitive spirit means there will be a competitive spirit also because the person who is coming outside the business and he will have a competition with the internal persons also, क्योंकि जो बंदा बाहर से आ रहा है और जो इंटरनल लोग हैं उन दोनों के बीच में टसलिंग होगी, तो जो एग्जिस्टिंग है he will try to prove that they are better and the coming person will also try to prove that he is better, तो उन दोनों के बीच में कम्पिटिटिव स्पिरिट होगी. तो आपके यहाँ पर जो फ़ायदे थे, तो पहला ये था फ्रेश टैलेंट मिलेगा, सेकंड वाइडर चॉइस है, थर्ड क्वालिफाइड पर्सन मिलेंगे, चौथा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी और नेक्स्ट है कम्पिटिटिव स्पिरिट आपके पास में होगी. अब ये तो इसके फ़ायदे थे. अब नुकसान इसके कौन कौन से होंगे कि व्हाट आर दे डिसएडवांटेजेस. तो आपके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. डिसएडवांटेजेस, पहला डिसएडवांटेज आपके पास में है कि मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज गोज डाउन. मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज गोज डाउन, कि आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का मोरल जो है वो गिर जाता है, क्योंकि दे नो दैट वी विल नॉट प्रोमोटेड नेवर, only the outside persons will be appointed on the vacant post. It means they will work with not so much cheap, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा उत्साह में नहीं होगा. तो पहली कमी तो ये है. दूसरा, न्यू एम्प्लॉय मे नॉट गेट एडजस्ट. न्यू एम्प्लॉय may not
get adjust, because old employees knew all the rule and regulation of the company, and new one person may not adjust in your organization. It is also a limitation or the demerit. Next is it is expensive. Third one is it is expensive, means you will make the advertisement, you will take the interviews, you will hire the expert for the interview. Certainly it will show that there will be more expense. Next is fourth is lengthy process. Lengthy process. Lengthy process. It is a lengthy process. If you require the person at hand, it is not possible for here, because first of all you will make the advertisement, then you will collect the applications, then you will screen them, then you will call for the interview, then you will select, and then you will promote, and then many things are there. It means it is a lengthy process. तो आपका ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है. अब आपके सोर्स कौन कौन से हैं, तो ये सोर्स काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपके जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं वो आपके कौन कौन से हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ. तो आपके पास मेनली ये 9 प्रकार के आपके सोर्स हैं. तो पहला आपके पास में सोर्स है दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. Direct recruitment means you can make the direct recruitment if you require workers, supervisors, peon, etc. तो आप फैक्ट्री के गेट के ऊपर जो है, आप फैक्ट्री के गेट पे आप जब बोर्ड पे लिख के छोड़ देंगे, फैक्ट्री गेट पे लिख के छोड़ देंगे कि वी रिक्वायर्स 2 PNs और 4 वर्कर्स एक्सेट्रा, और जब वहाँ पर घूमने फिरने वाले जो वर्कर्स जो खाली हैं वो आपको अप्रोच कर सकते हैं. सेकंड इज कैजुअल कॉलर. कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर मीन्स कि आपके जैसे स्कूल के अंदर अगर किसी टीचर की पोस्ट कर ली है तो काफ़ी सारे बायोडाटा आते हैं. अब एक टीचर छोड़ के चला जाए तो तुरंत किसी को बुलाना हो तो कोई बायोडाटा निकाला, उसमें से उनको फ़ोन करके बुला लेंगे कि भैया आप आ जाओ, हमारे पास में पोस्ट कर ली है. तो ये कैजुअल कॉलर होते हैं. थर्ड इज एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग means you will make the advertisement for the vacant job position in the newspaper, magazine, etc. and by this way you will recruit the persons. And next is employment exchange. Employment exchange. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये आपके सरकारी होते हैं, मिडलमैन का काम करते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं वो अपना रोजगार कार्यालय में नाम लिखवा देते हैं, और जिस कंपनी को या जिसको भी आदमी की जरूरत होती है तो वो इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ये लोग वहाँ पर उनको भेज देते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ इज प्लेसमेंट एजेंसीज. प्लेसमेंट एजेंसीज. प्लेसमेंट एजेंसीज मीन्स सम एजेंसीज आर देयर विच जस्ट वर्क एज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ये प्राइवेट होती हैं. तो यहाँ पर जो लोग बेरोजगार होते हैं अपना नाम लिखवा देते हैं. जैसे आप देखते हैं ना कि आपका सिक्योरिटी कंसल्टेंसी होते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ भेजते रहते हैं. तो इस प्रकार की ये प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं. और सिक्स्थ इज कैंपस रिक्रूटमेंट. सिक्स्थ इज कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट में ये हुआ कि आप देखते हैं कई बार जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें MBA होल्डर्स हैं या BTech वाले बच्चे हैं या अकाउंट्स के कुछ बच्चे होते हैं, उनको कंपनी डायरेक्टली उस कॉलेज में या उस इंस्टीट्यूट में जा करके वहाँ पर एक भर्ती चलाती है. उनको कहते हैं भैया आप अगर CA क्लियर कर देते हैं तो आप हमारे पास आ जाना, अगर आप MBA क्लियर कर लेते हैं तो हम आपको एडवांस में अपॉइंटमेंट दे के जाते हैं. तो ये आपका कहलाता है कैंपस रिक्रूटमेंट. एंड नेक्स्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. सेवंथ इज recommendations from present employees. प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी आप रिकमेंड करवा सकते हैं कि भैया अगर कोई आपका जानकार है, नॉन टू है,
तो आप उनको भी जो है आप बुला के दे के आ सकते हैं, हम उनको यहाँ पर नौकरी पर रख लेंगे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट एम्प्लॉय की गारंटी के ऊपर उसको रख लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, labor contractor, labor contractor, these contractors have the relations in the very nearby villages, उनके गाँव में संबंध होते हैं। एंड व्हेन any company requires any labor, then they will ask to him and he will provide you the labor. And next is advertising on television, advertising on TV, टीवी पे भी आप विज्ञापन दे सकते हैं। एंड लास्ट वन इज दैट इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग, you can see that every company has website and there is a career corner also in the website. If you will go to the website, then you can find out what are the career are available in the company's website, and you can make the apply. It means these are the ways to recruit the indirect recruit the external recruitment methods. First is direct recruitment, आप फैक्ट्री गेट पे कोई वर्कर है, लेबर, उसके लिए ज़रूरी होता है। कैजुअल कॉलर्स, आपके पास जो बायोडेटा आए होते हैं उनसे फ़ोन कर लेना। एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह एडवर्टाइजिंग देते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब में देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दीज आर द गवर्नमेंट, और जो आप जब अपने नाम लिखवाते हैं और जिसको जरूरत होती है वो कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज ये प्राइवेट होती हैं, ये ऐसा ही काम करती हैं। और कैंपस रिक्रूटमेंट, आपके कैंपस में आकर के आपकी भर्ती कई इंस्टीट्यूट में की जाती है। और रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज़, जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय उनको बोलेंगे कि वो अपनी रिकमेंडेशन दे दें। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये लेबरों के लिए होता है, उनके पास में ठेकेदार होते हैं, इनके पास में लोग होते हैं। और एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी पे विज्ञापन कर सकते हैं। और वेब पब्लिशिंग आपकी होती है। ठीक है, अभी जब मैं फ़ोन अपनी तरफ कर रहा हूँ और माइक जब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को अगर इसकी ज़रूरत है कुछ पूछने की तो वो मेरे से पूछ सकते हैं।